Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 विच इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर, उसकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे और ये हमने एसएसटी के इकोनॉमिक्स से लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको विलेज पालमपुर के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या बेसिक चीज़ें होती थी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है पालमपुर के बारे में। सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। यानी पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग। जबकि और भी छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चर तो होता है पर काफ़ी छोटे पैमाने पे। डेयरी का काम भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, बट ये सारे जो काम होते हैं वो सब लिमिटेड स्केल पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गए, सब सिर्फ स्मॉल स्केल पे होते थे। स्मॉल स्केल पे होंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगी और साथ ही साथ कम प्रॉफिट भी होगा। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहते हैं। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट और मनी। तो ये वो चीज़ें हो गई जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती थी, जिनमें से 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट की थी, और जिनकी जो ज़्यादातर ज़मीन जो थी गांव में वो उन्हीं के पास थी। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। यानी उनके जो घर थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए थे। द SC कॉम्प्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। SC के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। सेकुलर कास्ट जिन्हें हम दलित्स भी कहते हैं। तो ये जो विलेज में दलित्स का अमाउंट था वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कितनी थी? 450 फैमिलीज़। यानी कि 150 फैमिलीज़ जो थी वो क्या थी? ये दलित से बिलोंग करती थी। आगे देखते हैं। और ये दलित लोग कहाँ रहते थे? लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। यानी गांव के एक कोने में। यानी इनके साथ हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन भी था, और ये काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं अगर इनके घरों को हम अपर कास्ट वालों से कंपेयर करें तो। अब आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, तो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखेंगे कि पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल था। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस थे। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। यानी फील्ड में जितनी भी ट्यूबवेल्स थी वो किसकी वजह से चलती थी? इलेक्ट्रिसिटी। और ये छोटे छोटे बिजनेस में भी काम आता था इलेक्ट्रिसिटी। पालमपुर में अब 2 प्राइमरी स्कूल्स थे और एक हाई स्कूल। ये हो गया पालमपुर में कैसा एजुकेशन सिस्टम था। अब देखते हैं उनका हेल्थ सिस्टम कैसा था। तो वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो कि सरकार का था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। यानी हेल्थ सिस्टम भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब हमने पढ़ लिया कि कैसा था विलेज पालमपुर। अब हम देखेंगे फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में। ये आपको दिख रहा है साइड में, जो भी आपको दिख रहा है कितनी अच्छी से खेती की गई है। ग्रीनरी तो सबको पसंद है बट हमें इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। अब आता है हमारा पहला रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरी है फार्म एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि है लैंड। सो लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि लैंड हमारी क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और इसके बाद कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब तो आपने पढ़ा ही है 8th क्लास में कि वो रिसोर्सेज जो कि नेचुरली हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द नेचर। इतना तो हमने पढ़ा ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह हम इसको ऑर्गेनाइज करें। यानी किसी भी चीज़ के नॉर्मल स्टेप्स होते हैं तो वो चीज़ है ये। तो पहली रिक्वायरमेंट पिछले ही स्लाइड में पढ़ा, लैंड है। दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, और तीसरी रिक्वायरमेंट है
फिजिकल कैपिटल। अब ये जो फिजिकल कैपिटल है ये 3 तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, जिनके बारे में हम अगले स्लाइड्स पे पढ़ेंगे। अब आता है लेबर। सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर फुल्ली क्वालिफाइड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ काम करने के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत है। तो अब ये वर्कर्स कैसे होते हैं, तो अलग अलग काम में अलग अलग तरह के वर्कर्स चाहिए। ऑफिस के काम में हमें फुल्ली क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, जबकि किसी किसी कामों में हो सकता है कि हम ज़्यादा हमें फिज़िकल कैपेसिटी जिनके पास है उनकी चाहिए। पर एक बात आपको नोट करनी है, एवरी एक्टिविटी लेबर इज़ वाइटल, यानी हर काम में लेबर की ज़रूरत तो पड़ती ही है, अब वो फुली क्वालिफाइड हो या फिर वो ज़्यादा फिजिकल कैपेसिटी वाला हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको ऑफिस के लिए लेबर चाहिए तो ऑफिस के लिए कैसे चाहिए, फुल्ली क्वालिफाइड। और वही आपको खेत में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, तो कैसी चाहिए, जिनके पास ज़्यादा फिजिकल कैपेसिटी है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इन द टाइप ऑफ लेबर। अब आता है हमारा फिजिकल कैपिटल। इट इज़ द फर्स्ट फिजिकल कैपिटल, यानी कि ये है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। यानी ये जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं ये ऐसे होते हैं, बाई वन यूज़ मेनी टाइम्स, यानी एक बार ख़रीदना है बट इसको यूज़ हम बहुत टाइम्स तक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, जैसे कि टूल्स एक बार ख़रीद लिए तो हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और है मशीन्स और साथ ही साथ बिल्डिंग्स। इन सब को अगर हम एक बार ख़रीद ले तो ये सालों तक चल जाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल की यही खासियत होती है कि अगर हम इनको एक बार भी ख़रीद ले तो ये मेनी ईयर्स तक चल जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। फिक्स्ड मतलब यानी कि फिक्स्ड है, इसको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines। यानी ये tools और machines भी वैरी करती हैं, कुछ होती हैं काफ़ी सिंपल जैसे कि फार्मर प्लॉ यूज़ करता है, आप सब ने देखा है, एक हो गया काफ़ी सिंपल में प्लॉ, और कुछ होती हैं सॉफिस्टिकेटेड मशीन्स। अब यहाँ पे हमारे कुछ सॉफिस्टिकेटेड मशीन्स के नाम दिए हैं जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस और कंप्यूटर्स। तो ये सारे क्या है, मॉडर्न। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो सॉफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मॉडर्नाइज्ड हैं। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ फिज़िकल कैपिटल जो कि है वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब हमें क्लॉथ बनाना है तो हमें यार्न की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और अगर हमें पॉटरी करनी है तो फिर हमें क्ले की ज़रूरत पड़ेगी। यानी किसी भी काम करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और साथ ही साथ हमें कुछ मनी की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के वक्त, ठीक है, पेमेंट्स करने के लिए और कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी फिज़िकल वर्किंग कैपिटल। कौन कौन सी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, मनी हो गया, और क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन के साथ हमें हर बार रॉ मटेरियल्स ख़रीदने पड़ते हैं। हम रॉ मटेरियल्स को रीयूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही बार में वो यूज्ड अप हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें बार बार ख़रीदना पड़ता है और इसीलिए उन्हें कहते हैं वर्किंग कैपिटल। फिर आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रॉ मटेरियल्स है और पैसे ये सारे कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इन्हें बार बार यूज़ करना पड़ता है, और ये टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स की तरह नहीं होती, ठीक है, और ये एक बार प्रोडक्शन में ये यूज़ अप हो जाती हैं। दोबारा प्रोडक्शन के लिए हमें ये सारी चीज़ें की ज़रूरत फिर से पड़ती है। अब आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ फिज़िकल कैपिटल जो कि है हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो हमें पता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। क्योंकि हम क्या करते हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ लाके हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों?
क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी तो इनका कोई यूज़ नहीं है जब तक ह्यूमन बीइंग इसमें थोड़ा सा यूटिलाइज अपना ना करे ब्रेन और एक आउटपुट प्रोड्यूस ना करे। और इन्हीं चीज़ों को आज के दिन में क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। सो इट इज़ द फोर्थ रिक्वायरमेंट। सो every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production। तो जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लैंड इज़ फिक्स्ड। अब हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी एट पालमपुर। सबसे पहले स्लाइड में हमने यही चीज़ पढ़ी कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। 75% लोग जो है वो फील्ड में काम करते हैं और फार्मर्स हैं। बट देयर इज़ कॉन्स्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, पर पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगा ही टाइम के साथ। ठीक है, सो द वेस्ट लैंड आर कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेबल लैंड, यानी कि जो वेस्ट लैंड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कल्टिवेटेबल लैंड। क्योंकि हमारा समय के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं, क्योंकि हमारा डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है और बर्थ रेट बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो सबको खाना चाहिए और खाने के लिए उन्हें जॉब। तो अब जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग, तो उन्हें तो लैंड चाहिए। तो उनके लिए पहले जो वेस्ट लैंड थे उन्हें बदल दिया गया कल्टिवेटेबल लैंड। पर ये लैंड तो फिक्स्ड है, वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर लैंड ही नहीं बचा तो नाउ देयर एग्जिस्ट नो लैंड टू कन्वर्ट टू कल्टिवेटेबल लैंड। अब हमने क्या कर दिया, वेस्ट लैंड था उसे भी कल्टिवेटेबल में बदल दिया, तो फिर अब वहाँ पे तो कोई लैंड बचा नहीं जिस पे हम क्या कर सके, कल्टीवेशन। यानी कि लैंड हमारा फिक्स्ड है, ये और हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। भले ही हम उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं बट हम उसे एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते। Is there any way to grow more crops on same fields? तो अब क्या एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम एक ही फील्ड पे मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स यानी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। सो ऐसा मेथड है, हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे HYV सीड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फिर आते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स, फिर मॉडर्न फार्म मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हम इरिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि कैनल्स का यूज़, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, ये सब का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विल लैंड सस्टेन। क्या लैंड सस्टेन होगा? हमें पता है कि लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, नेचर। इसे ह्यूमन बीइंग खुद से नहीं बना सकता लैंड को। क्या ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लैंड को बहुत केयरफुली यूज़ करें। ठीक है, यानी हम उसका ओवर यूज़ ना करें और साथ ही साथ उसको मतलब उसका बैड यूज़ भी ना करें, गलत इस्तेमाल। Scientific reports have stated that modern methods have overused the natural resources। बहुत सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने ये स्टेट किया, यानी ये कहा है कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, मोर देन जो सिंपल मेथड्स में होता था। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, कौन सा रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमारे फॉरेस्ट और यही सब क्रॉप्स, फार्मिंग, इन सब पे ध्यान दिया जा रहा है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो हमने पढ़ा कि पालमपुर में जो है 1/3 फैमिलीज़, 1/3 ऑफ
450 फैमिलीज़ क्या है, लैंडलेस। लैंडलेस का मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है। 1/3 यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 150 फैमिलीज़। तो अब हमने पढ़ा कि 150 फैमिलीज़ के पास ज़मीन नहीं है, तो वो कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। अब हमारा देश इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे लोग हैं, पर ज़रूरी तो नहीं कि सबके पास लैंड हो, कुछ लोगों के पास लैंड नहीं भी है, ठीक है। तो वैसे लोग क्या करें, कहाँ कल्टीवेशन करें। तो जो बाकी की फैमिलीज़ है जिनके पास लैंड है, हमने पढ़ा कि 150 के पास नहीं है, बट 240 families cultivate less than 2 hectares of land which doesn't give much profit। यानी जो बाकी की 240 फैमिलीज़ हैं वो भी काफ़ी कम कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट भी काफ़ी कम होता है। बट पालमपुर में 60 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो कि 2 हेक्टेयर्स लैंड से ज़्यादा में कल्टीवेशन करते हैं। अब ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो अब ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे तो प्रॉफिट के साथ साथ इन्हें लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है, और इसी वजह से वहाँ पे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके यहाँ मजदूर बन के काम करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब हमें लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। अभी हमने वहाँ पे पढ़ लिया, बट वहाँ पे हमें आंसर नहीं मिला फिर भी इस सवाल का। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्स्ट्रा में कि कैसे हम कर सकते हैं, बट कैसे मिलेगा लेबर। तो अभी हमने पढ़ा कि लैंड के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर में वो क्या है, हमारा लेबर। छोटे छोटे फार्मर्स जो कि अपने लैंड पे कल्टीवेट करते हैं उनके पास लेबर देने के पैसे नहीं होते, जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो फार्म लेबर्स हायर करते हैं। यानी जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो उनके यहाँ काम करते हैं और साथ में उनकी भी कमाई हो जाती है। तो ये एक मेथड हो गया कि कैसे हमें लेबर मिल सकता है। तो ये जो फार्म लेबरर्स है वो कहाँ से आते हैं, या तो वो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं या वो फार्मर्स जो स्मॉल फील्ड्स पे कल्टीवेट करते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम है, इसीलिए वो साइड बिजनेस के तौर पे क्या करते हैं, मजदूरी। तो दो तरह के हमें लेबर्स मिले, एक लैंडलेस फार्मर्स और एक वो फार्मर्स जो कि काफ़ी कम जगह पे कल्टीवेशन करते हैं। अब हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, एक पालमपुर के बारे में और एक फार्म एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली नॉन फार्म एक्टिविटी क्या आ गई, डेयरी फार्म। डेयरी इज़ रिलेटेड टू मिल्क। डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ नॉन फार्मिंग कैटेगरी। यानी जो लोग फार्मिंग नहीं करते, यानी जो नॉन फार्मर्स हैं, उनमें कॉमन एक्टिविटी है डेयरी वाली। Milk and other dairy products can be sold at neighboring cities and towns at good profit। वो मिल्क और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे प्राइस में बेच लेते हैं आसपास के शहरों में। दिस इज़ मेन ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन रेनी सीजन इन पालमपुर। तो जब भी पालमपुर में रेनी सीजन आता है तो ये बेस्ट ऑक्यूपेशन है लोगों के लिए, ठीक है। अब आता है दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी जो कि है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कम पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करना। एट प्रेजेंट लेस देन 50 फैमिलीज़ आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी के टाइम में जो पालमपुर है उसमें 50 फैमिलीज से भी कम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व्ड है। इन पालमपुर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड इज़ डन ऑन अ स्मॉल स्केल। यानी पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें काफ़ी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं और ये काफ़ी छोटे पैमाने पे भी होता है। और इनके यहाँ जो भी लेबर्स होते हैं वो ये हायर नहीं करते, इनके यहाँ इनके फैमिली मेम्बर्स ही इनके यहाँ लेबर्स के रूप में होते हैं। यानी फैमिली में ही एक फैमिली मिलके अपना छोटा सा कम पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसमें काफ़ी सिंपल टूल्स का भी यूज़ होता है। अब आता है शॉपकीपर्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हमें कुछ भी ख़रीदना है तो हम कहाँ जाते हैं, शॉप। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर। यानी पालमपुर में ज़्यादा लोग ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हैं, बिजनेस में। ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। यानी पालमपुर में जो भी ट्रेडर्स हैं वो कौन है, शॉपकीपर्स। We can see small general store which sell a whole range of rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, notebook,
soap, toothpaste, batteries, pens, pencils and even some cloth materials। यानी आम तौर पे यहाँ पे क्या होता है, जनरल स्टोर जहाँ पे बस चावल, आटा, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, नोटबुक, सोप यानी जो हमारे कॉमन यूज़ वाली चीज़ें हैं वो मिलती है। यानी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बड़ा सा मॉल है, ऐसा वैसा नहीं है। यानी काफ़ी छोटे पैमाने पे ये ट्रेड करते हैं, वो भी सिर्फ जनरल थिंग्स यानी जनरल स्टोर, टूथपेस्ट, सोप्स, ये सब चीज़ें यानी ज़रूरत के सामान। अब आती है फार्म गैलरी की बारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के क्रॉप्स की पिक्चर है, ये विलेज की कुछ सीन्स है देख सकते हैं आप, और ये ओल्ड मॉडल ऑफ हार्वेस्टर, और ये एक न्यू मेथड। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सीड्स हैं। सीड्स का मतलब आप सबको पता है, बीज। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्लॉगिंग क्या है, एक मेथड है प्लॉगिंग, हम सबको पता है। अब पुराने वे वाली प्लॉगिंग देख लीजिए बलक्स की मदद से, जबकि आज मॉडर्न वे की जो प्लॉगिंग है उसमें ट्रैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं। यानी मेथड वही है, बस हमने मीडियम बदल दिया यानी जिससे हम काम करवा रहे हैं। नाउ थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल।